नमस्कार। आज हम एक ऐसी जमीन की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही जहन में कई तस्वीरें उभरती हैं। प्राचीन सभ्यताओं के वो खंडहर, तेल के कुएं और हाँ, हाल के दशकों की उथल-पुथल भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इराक की। हमारे पास इराक सभ्यता का पालना और तेल समृद्ध राष्ट्र नाम के एक लेख के कुछ अंश हैं और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से इराक की कहानी के सबसे अहम पहलुओं को समझें। हम देखेंगे कि कैसे ये भूमि, जिसे पहले मेसोपोटामिया कहते थे, दुनिया की पहली सभ्यताओं का घर बनी और आज एक आधुनिक राष्ट्र के तौर पर मतलब किन हकीकतों और चुनौतियों से जूझ रही है। और देखिए, शुरुआत ही कितनी दिलचस्प है। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में लिखने की कला, शहरों का बसना, कानून बनाना, ये सब इसी मिट्टी पर शुरू हुआ? चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नक्शे पर इराक को देखते हैं, ये कहाँ है? जी, ये मध्य पूर्व या जिसे हम पश्चिम एशिया भी कहते हैं, वहाँ स्थित है। इसके पड़ोसी देश देखें तो उत्तर में तुर्की है, पूर्व में ईरान, दक्षिण में कुवैत और सऊदी अरब, और पश्चिम में जॉर्डन और सीरिया पड़ते हैं। और राजधानी बगदाद, एक ऐसा शहर जिसने इतिहास के कई सुनहरे और स्याह दौर देखे हैं। बिल्कुल। और इराक की भौगोलिक पहचान वो उसकी दो जीवनदायिनी नदियों के बिना तो अधूरी है। हाँ, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। जी, दजला और फरात। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये इस इलाके की एक तरह से कहें तो किस्मत लिखने वाली धाराएं रही हैं। इन्हीं दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ जमीन है, उसी को मेसोपोटामिया कहा गया। अच्छा, मेसोपोटामिया का मतलब ही है नदियों के बीच की भूमि। बिल्कुल। और इसी उपजाऊ जमीन ने हजारों साल पहले यहाँ इंसानी बस्तियों और फिर महान सभ्यताओं को पनपने का मौका दिया। आज भी आप देखें तो देश की ज्यादातर आबादी और खेती इन्हीं नदियों के किनारे ही बसी हुई है। ठीक है, तो भूगोल ने तो एक तरह से जमीन तैयार कर दी। अब आते हैं इसके शानदार इतिहास पर। इसे सभ्यता का पालना या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? सिर्फ नदियों की वजह से तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तमगा इसे इसलिए मिला है क्योंकि यहीं पर लगभग 5000 साल पहले सुमेरियन सभ्यता ने जन्म लिया। उन्होंने ही दुनिया को पहली ज्ञात लेखन प्रणाली दी, वो क्यूनिफॉर्म लिपि। क्यूनिफॉर्म लिपि। अच्छा, वो कील जैसे निशानों वाली लिखाई मिट्टी की तख्तियों पर। हाँ, वही। सोचिए, उस जमाने में हिसाब किताब रखना, कहानियां लिखना, कानून दर्ज करना, ये मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। सच में। और सुमेर के बाद? उसके बाद अक्काडियन आए, फिर बेबीलोनियन, फिर असीरियन सभ्यताएं, एक से बढ़कर एक। बेबीलोन के राजा हम्मुराबी का नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। कानूनों का संग्रह था शायद। जी, दुनिया के सबसे पुराने लिखित कानूनों में से एक है वो। उसमें व्यापार, परिवार, सजा, सबके लिए नियम कायदे दर्ज थे। ये दिखाता है कि उस जमाने में भी समाज को कितने व्यवस्थित ढंग से चलाने की सूझ विकसित हो चुकी थी। मतलब सिर्फ लड़ाइयाँ और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि समाज चलाने के नियम कायदे भी यहीं बन रहे थे। निश्चित रूप से। और सिर्फ कानून ही नहीं, आप खगोल विज्ञान ले लीजिए, गणित, शहरी नियोजन, इन सब में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का योगदान मतलब अभूतपूर्व है। प्राचीन शहर जैसे उर, जहां से कहते हैं पैगंबर अब्राहम का ताल्लुक था, अच्छा। या बेबीलोन, जिसकी वो हैंगिंग गार्डन्स की कहानियां आज भी हम सुनते हैं, ये सब उसी दौर की देन है। आज भले ही खंडहर दिखते हों, लेकिन ये उस महान विरासत के सबूत हैं जो इराक की जमीन में दबी पड़ी है। हाँ, और फिर इतिहास का पहिया घूमता है और हम पहुंचते हैं इस्लामी स्वर्ण युग में। कहते हैं तब बगदाद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर बन गया था। हाँ, ये एक बिल्कुल अलग और उतना ही शानदार दौर था। 8वीं से 13वीं सदी के बीच, खासकर अब्बासी खलीफाओं के समय में, बगदाद उस वक्त ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति सबका एक जगमगाता हुआ केंद्र बन गया था। खलीफा अल मामून ने 9वीं सदी में बैत अल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की थी। हाउस ऑफ विजडम, नाम ही कितना प्रभावशाली है। यहाँ होता क्या था ठीक से? देखिए, ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, ये एक अकादमी थी, एक अनुवाद केंद्र था। दुनिया भर के विद्वान यहाँ आकर मिलते थे, बहस करते थे। यहाँ यूनानी, फारसी, भारतीय, सीरियाई भाषाओं की अनगिनत किताबों का अरबी में अनुवाद हुआ। ओह अच्छा, मतलब पुरानी दुनिया का ज्ञान सहेजा जा रहा था। सहेजा भी जा रहा था और उसमें अपना योगदान देके उसे आगे भी बढ़ाया भी जा रहा था। गणित में अल ख्वारिज़मी, जिनके नाम से एल्गोरिदम शब्द निकला है, वो यही थे। चिकित्सा में अल राजी, दर्शन में अल किंदी, कितने ही नाम हैं। इस दौर में जो काम हुआ, उसने बाद में यूरोपीय पुनर्जागरण को भी बहुत प्रभावित किया।
बगदाद उस समय एक तरह से विचारों का चौराहा बन गया था। कमाल है। एक तरफ वो प्राचीन मेसोपोटामिया की विरासत, दूसरी तरफ ये इस्लामी स्वर्ण युग का शिखर। लेकिन फिर 20वीं सदी आते आते तस्वीर इतनी कैसे बदल गई? आज़ादी मिली, फिर राजशाही खत्म हुई और फिर सद्दाम हुसैन का दौर। ये सब बहुत तेजी से हुआ लगता है। हाँ, 20वीं सदी इराक के लिए बहुत उथल-पुथल वाली रही है। 1932 में ब्रिटिश मैंडेट खत्म हुआ, इराक एक स्वतंत्र राजशाही बना। हालांकि ब्रिटिश प्रभाव काफी समय तक बना रहा। फिर 1958 में एक सैन्य क्रांति हुई जिसने राजशाही को उखाड़ फेंका और इराक एक गणराज्य बन गया। इसके बाद भी कई सत्ता परिवर्तन हुए, राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। फिर 1968 में बाथ पार्टी सत्ता में आई। और सद्दाम हुसैन? हाँ, 1979 आते आते सद्दाम हुसैन ने पार्टी और देश पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली थी। और यहीं से इराक एक नए और ज्यादा ताकतवर, लेकिन साथ ही बेहद दमनकारी और विवादास्पद दौर में दाखिल हुआ। और सद्दाम हुसैन के सत्ता में आने के बाद तो जैसे लड़ाइयों और संघर्षों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल। सबसे पहले तो 1980 से 1988 तक 8 साल पड़ोसी ईरान के साथ एक बहुत ही विनाशकारी और खूनी जंग चली। लाखों लोग मारे गए, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। और उसके फौरन बाद युद्ध खत्म होने के कुछ ही साल बाद 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला करके कब्जा कर लिया। इस कदम की पूरी दुनिया में निंदा हुई और इसके जवाब में 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों की सेनाओं ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया। हाँ, कुवैत को आजाद कराने के लिए। जी। और इस युद्ध के बाद इराक पर बहुत कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसने आम इराकी लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया। और फिर आया 2003 का अमेरिकी हमला, जिसने सद्दाम हुसैन की सत्ता तो खत्म कर दी, लेकिन क्या उसके बाद शांति आई? दुर्भाग्य से नहीं। 2003 के हमले ने सद्दाम की तानाशाही बेशक खत्म की, लेकिन इसने इराकी राज्य और समाज के पूरे ढांचे को एक तरह से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद देश में एक बहुत भयानक दौर शुरू हुआ। सत्ता के लिए संघर्ष, शिया और सुन्नी समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई। हाँ, वो हिंसा तो बहुत भयानक थी। जी। फिर अल-कायदा और बाद में आईसिस जैसे आतंकवादी संगठनों का उभार हुआ। एक तरह का गृह युद्ध छिड़ गया। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों मारे गए और देश का जो बुनियादी ढांचा था वो लगभग तबाह हो गया। इस दौर के जख्म आज भी बहुत गहरे हैं और इराक अब भी उस अस्थिरता और हिंसा के असर से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। इन घटनाओं ने इराक के सामाजिक ताने-बाने और राजनीतिक भविष्य पर बहुत गहरा असर डाला है। ये तो वाकई एक दर्दनाक और जटिल इतिहास है, खासकर पिछली आधी सदी का। अब अगर अर्थव्यवस्था की तरफ देखें, तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है तेल। क्या इराक की कहानी सिर्फ तेल की कहानी है? काफी हद तक हाँ। इराक के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों में से एक है। तेल का जो निर्यात होता है वही सरकार की कमाई का मुख्य जरिया है। लगभग 90% सरकारी रेवेन्यू यहीं से आता है। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये अपार संपदा एक तरह का अभिशाप भी साबित हुई है। इसे रिसोर्स कर्स या संसाधन अभिशाप भी कहते हैं। संसाधन अभिशाप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब कोई देश किसी एक प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था कई तरह की समस्याओं का शिकार हो सकती है। एक तो जैसा आपने कहा, पूरी अर्थव्यवस्था तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव पर निर्भर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हुआ तो देश मालामाल, सस्ता हुआ तो मुश्किल। हाँ, ये तो है। दूसरा, तेल से होने वाली आसान कमाई अक्सर दूसरे उद्योगों के विकास में बाधा डालती है, जैसे कृषि या मैन्युफैक्चरिंग। सरकार और लोग भी मेहनत वाले दूसरे कामों पर शायद उतना ध्यान नहीं देते। तीसरा, तेल की इस दौलत पर कब्जे के लिए अंदरूनी और बाहरी ताकतों के बीच होड़ मचती है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। इराक के मामले में ये सारी बातें काफी हद तक सच साबित हुई हैं। दशकों के युद्ध, प्रतिबंध, अंदरूनी संघर्ष, इन सब ने तेल के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया है और देश के ओवरऑल आर्थिक विकास को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो क्या तेल के अलावा कुछ और है ही नहीं इराकी अर्थव्यवस्था में? ऐसा नहीं है। कृषि का हमेशा से महत्व रहा है, खासकर खजूर के उत्पादन में तो इराक दुनिया में बहुत आगे रहा है। अच्छा, खजूर। जी। गेहूं, जौ और चावल भी उगाए जाते हैं, लेकिन युद्ध और अस्थिरता ने कृषि को भी नुकसान पहुंचाया है। हाल के वर्षों में थोड़ा निर्माण और सेवा क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है, खासकर तेल से होने वाली आय के सहारे। लेकिन अर्थव्यवस्था में विविधता लाना, यानी तेल पर निर्भरता कम करके दूसरे क्षेत्रों को मजबूत करना, ये इराक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
जब तक ऐसा नहीं होता, टिकाऊ आर्थिक विकास मुश्किल लगता है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जमीन पर रहते हैं। हमने सुना यहाँ की आबादी करीब 4.3 करोड़ है। अरबी मुख्य भाषा है, लेकिन कुर्दिश भी बोली जाती है। धर्म के मामले में क्या स्थिति है? क्या बहुत विविधता है? इराक एक मुस्लिम बहुल देश है। सबसे बड़ा समूह शिया मुसलमानों का है, जो कुल आबादी का करीब 60 से 65% है। सुन्नी मुसलमानों की आबादी लगभग 30 से 35% है। ये दोनों समुदाय अरबी भाषी भी हैं और कुछ कुर्द भाषी भी। अच्छा, और इलाके के हिसाब से देखें तो? बगदाद में तो मिली-जुली आबादी है। दक्षिण इराक में शियाओं की बहुलता है, जबकि पश्चिमी और मध्य इराक के कुछ हिस्सों में सुन्नियों को। इनके अलावा एक बड़ा और महत्वपूर्ण समुदाय कुर्दों का है, जो ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग भाषा है, कुर्दिश, और अपनी संस्कृति है। वो ज्यादातर देश के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहां उनका एक स्वायत्त क्षेत्र भी है। शिया सुन्नी का जिक्र इराक के संदर्भ में बार बार आता है। क्या ये सिर्फ धार्मिक विभाजन है या इसके राजनीतिक मायने भी गहरे हैं? ये सिर्फ धार्मिक विभाजन नहीं है, इसके गहरे सामाजिक और राजनीतिक मायने हैं। खासकर सद्दाम हुसैन के पतन के बाद ये चीजें और उभर कर सामने आईं। देखिए, सद्दाम के दौर में सुन्नी अल्पसंख्यकों का सत्ता पर दबदबा था, जबकि बहुसंख्यक शिया समुदाय थोड़ा हाशिए पर महसूस करता था। 2003 के बाद सत्ता का संतुलन बदला और शिया समुदाय राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली हुआ। दुर्भाग्य से इस सत्ता संघर्ष ने दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव को बढ़ाया। और बाहरी ताकतों और आतंकी समूहों ने भी इसका फायदा उठाया होगा। बिल्कुल, उन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया। इसी सांप्रदायिक तनाव ने हाल के वर्षों की हिंसा और अस्थिरता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि ये कहना भी गलत होगा कि सारे शिया या सारे सुन्नी एक जैसा सोचते हैं। उनके अंदर भी बहुत मतभेद हैं। और क्या इन दो प्रमुख मुस्लिम समुदायों के अलावा भी लोग हैं इराक में? हाँ, बेशक। कुर्दों का हमने जिक्र किया। इसके अलावा ईसाई समुदाय भी है, जो बहुत पुराना है, लेकिन हाल के संघर्षों, खासकर आइसिस के उभार के बाद उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, दुखद रूप से। यजीदी समुदाय है, जिनका अपना अनूठा धर्म और संस्कृति है और जिन्हें आइसिस के हाथों भयानक अत्याचार झेलने पड़े। तुर्कमान समुदाय भी है, खासकर उत्तरी इराक में। तो ये सारी विविधता इराक की पहचान का हिस्सा है। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, ये कई बार तनाव का कारण भी बनी है। और धार्मिक महत्व की बात करें तो शिया मुसलमानों के लिए नजफ और करबला शहर दुनिया भर में पूजनीय हैं। नजफ में चौथे खलीफा और पहले शिया इमाम हजरत अली का रोज़ा यानी मज़ार है, और करबला में उनके बेटे और तीसरे इमाम हजरत हुसैन का, जिनकी शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। हाँ, मुहर्रम। ये शहर हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। इतनी विविधता और इतना बोझिल इतिहास, तो फिर यहाँ की संस्कृति कैसी है? क्या वो सिर्फ अतीत की चीज बनकर रह गई है या आज भी जिंदा है? संस्कृति तो हमेशा जिंदा रहती है मैडम, भले हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। इराक की संस्कृति में आपको प्राचीन मेसोपोटामिया की झलक मिलेगी, अरबी तहजीब का गहरा असर दिखेगा, और साथ ही कुर्द, फारसी और तुर्क संस्कृतियों के रंग भी नजर आएंगे। अच्छा, जैसे कि? देखिए, कविता और साहित्य का यहाँ बहुत ऊंचा स्थान रहा है। अरबी कविता की दुनिया में इराकी शायरों का हमेशा से दबदबा रहा है। संगीत की भी अपनी खास परंपराएं हैं, जैसे मकाम गायकी। वास्तुकला में इस्लामी शैली हावी है, लेकिन वो प्राचीन खंडर भी अपनी कहानी कहते हैं। और आम जिंदगी में ये संस्कृति कैसे दिखती है? त्योहार, खान पान, रहन सहन। त्योहारों का बहुत महत्व है। रमजान और ईद तो पूरे देश में मनाए जाते हैं। शिया समुदाय के लिए मुहर्रम और अशूरा का महीना बहुत अहम होता है, जिसमें इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। जुलूस निकलते हैं। खानपान की बात करें तो चावल और मांस मुख्य हैं। कबाब, कुजी, जो भेड़ का भुना हुआ मांस होता है, और मस्कूफ, एक खास तरीके से पकाई गई मछली, काफी लोकप्रिय है। मस्कूफ, ये क्या है? ये नबी की मछली होती है, जिसे आग पर सीधा सेंका जाता है। बहुत मशहूर है। चाय पीना और कहवा खानों यानी कॉफी हाउस में बैठकर गपशप करना सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा है। बगदाद, मौसूल, इरबिल जैसे शहरों के अपने पुराने बाजार हैं, जहां आपको पारंपरिक चीजें मिलेंगी। मोसुल और इरबिल का भी ऐतिहासिक महत्व है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। इरबिल का किला तो दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। इतनी तबाही और मुश्किलों के बावजूद भी लोग अपनी इन सांस्कृतिक जड़ों को पकड़े हुए हैं। ये उनकी हिम्मत और जीवटता दिखाता है।
संस्कृति ही है जो उन्हें जोड़े रखती है, एक पहचान देती है। और भारत के साथ इराक के कैसे रिश्ते रहे हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि बहुत से भारतीय वहाँ काम करने जाते हैं। हाँ, भारत और इराक के रिश्ते बहुत पुराने हैं, सदियों पुराने। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे, इसके सबूत मिलते हैं। आधुनिक दौर में भी, खासकर 1970 और 80 के दशक में, भारत और इराक के बीच काफी करीबी राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते थे। हजारों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, मजदूर इराक के विकास में योगदान देने गए, खासकर तेल क्षेत्र में। हाँ, मेरे कुछ जानने वाले भी गए थे उस जमाने में। जी, हालांकि खाड़ी युद्ध और उसके बाद की अस्थिरता के कारण ये संख्या कम हुई, लेकिन फिर भी भारतीय समुदाय वहां मौजूद रहा है। भारत ने इराक के पुनर्निर्माण में भी मदद की है, जैसे बिजली परियोजनाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में। और हाँ, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी इराकी तेल पर काफी निर्भर रहा है। तो रिश्ते कई स्तरों पर गहरे रहे हैं, ऐतिहासिक, आर्थिक और लोगों के बीच। तो हमने इराक के भूगोल से लेकर इतिहास, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति तक की एक काफी लंबी यात्रा की। इस सब को समेटते हुए क्या कहा जा सकता है? मतलब क्या तस्वीर उभरती है इराक की? देखिए, यही कि इराक विरोधाभासों और अपार संभावनाओं से भरा देश है। एक तरफ इसकी जमीन दुनिया की प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं की गवाह है। इसके पास अपार तेल संपदा है। इसकी संस्कृति बेहद समृद्ध और विविध है। दूसरी तरफ इसने पिछले 50 सालों में लगातार युद्ध, तानाशाही, विदेशी हस्तक्षेप, आंतरिक संघर्ष और आतंकवाद का एक बहुत भयानक दौर झेला है। इसकी क्षमताएं बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। तो आखिर में वो कौन सा सवाल है जो इराक के भविष्य को लेकर हमारे जहन में रहना चाहिए? एक विचारणीय प्रश्न। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल यह है कि इराक अपनी इस महान ऐतिहासिक विरासत, अपनी समृद्ध संस्कृति और अपने इतने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके स्थायी शांति, स्थिरता और एक समावेशी विकास के रास्ते पर कैसे लौट सकता है। वो कौन सी अंदरूनी राजनैतिक और सामाजिक सहमति बनानी होगी और किन बाहरी दबावों और प्रभावों से निपटना होगा, जिससे कि इराकी लोग आखिरकार अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। ये सवाल न सिर्फ इराक के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और शायद दुनिया के लिए भी बहुत अहमियत रखता है।